जो बंदा 20 साल की उम्र तक ये तक कंफर्म नहीं कर पाया था कि आगे जाकर लाइफ में क्या करना है, वो अगले 20 सालों में रीजनल डायरेक्टर से ग्लोबल डायरेक्टर बनता है। S.S. Rajamouli recently won the top prize of the best director. इंडियन सिनेमा में अगर कोई सबसे बड़ा फिल्म मेकर है तो वो है S.S. Rajamouli। वो अब ग्लोबल सिनेमा के आइकन है। Ready? Ooh, RRR. द मास्टर स्टोरी टेलर S.S. राजामौली आज की डेट में उन्हें देश का नंबर 1 डायरेक्टर कहा जाता है। जिस फिल्म से उन्होंने अपने करियर की एज ए डायरेक्टर शुरुआत करी थी और उन्हें लगता था कि इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, वो फिल्म ब्लॉकबस्टर बन जाती है। और उसके बाद ऐसा क्या अजूबा हुआ कि वो किसी भी कंसेप्ट पर अगर फिल्म बनाते तो वो ब्लॉकबस्टर ही हो जाती थी। ऑडियंस का उन पर अब इतना विश्वास बन चुका था कि राजामौली गारू आगे जो भी फिल्म बनाएंगे वो ब्लॉकबस्टर ही होगी, ऐसा सब कहने लगे। इस बंदे ने जिसके भी सर पर अपने डायरेक्शन का हाथ रखा है उसे रातों रात पैन इंडिया स्टार बना दिया है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े किंग है उनका किंग मेकर सिर्फ ये एक ही बंदा है। अपने करियर को लेकर सीरियस न होने के कारण पापा की डांट सुनते सुनते बड़ा हुआ ये बंदा सिर्फ पापा की नाराजगी दूर करने के लिए फिल्म लाइन में काम करने लगा था। एक्चुअली उन्हें फिल्मों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन आज की डेट में उनसे बड़ा पैशनेट और सक्सेसफुल फिल्म मेकर हमारे इंडिया में कोई नहीं है। कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। S.S. राजामौली सर की सभी फिल्मों ने भी छप्पर फाड़ ही कमाई की है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो छप्पर फाड़ मेहनत उन्होंने की है वो शायद ही किसी दूसरे डायरेक्टर ने की होगी। तो चलिए जानते हैं कि S.S. राजामौली सर के इस सक्सेस के पीछे क्या राज है। ऐसा उन्होंने क्या किया जो दूसरे डायरेक्टर कर ना सके। उनमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन्हें औरों से अलग बनाती है। कौन कौन उनके इस सक्सेसफुल जर्नी का अहम हिस्सा रहा है। ऐसी क्या थॉट प्रोसेस रही है उनकी कि उन्होंने हमेशा से ही उनकी फिल्मों के लिए इतने लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर डेवलप किए हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे S.S. राजामौली गारू से जुड़े ऐसे कई सारे सवालों को। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निकम क्रिएशंस पर। राजामौली का जन्म 10 अक्टूबर 1973 के दिन एक तेलुगु फैमिली में हुआ। तब उनके पिता वी विजयेंद्र प्रसाद और माता राजनंदिनी कर्नाटका के हीरे कोटनिकल इस गांव में रहा करते थे। वैसे वो दोनों भी बेसिकली आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। राजामौली का पूरा नाम है कोडूरी श्रीशैला श्री राजामौली। उनका ये इतना बड़ा नाम क्यों रखा गया था, इसके पीछे भी एक मजेदार कहानी है। उनके माता पिता भगवान शिव के परम भक्त थे। राजामौली सर के जन्म से पहले उनकी माँ को एक सपना आया था। उस सपने में वो श्रीशैलम के तीर्थ स्थल पर गई थी, इसलिए उनका नाम रखा गया श्रीशैला श्री राजामौली और फिर आगे चलकर इनिशियल्स के साथ नाम बना S.S. राजामौली। उनके पापा विजयेंद्र प्रसाद इंडियन सिनेमा के फेमस स्क्रीन राइटर एंड फिल्म डायरेक्टर है। राजामौली सर ने अब तक टोटल 12 मूवीज डायरेक्ट की है। उनमें से सिर्फ 2 को छोड़ दे तो बाकी 10 मूवीज की कहानी उनके पिता विजयेंद्र प्रसाद जी ने ही लिखी है। बाप बेटे की ये जोड़ी तो बाद में हिट हुई, लेकिन 20 साल की उम्र तक भी जब राजामौली जी अपने करियर के बारे में कुछ सोचते नहीं थे, तब उनके पिता विजयेंद्र प्रसाद जी बड़े चिंतित हो जाते और वो कई बार उस चिंता में आम आदमियों की तरह राजामौली को डांट दिया करते थे। इसीलिए सिर्फ पापा की नाराजगी दूर करने के लिए राजामौली सर ने करियर की शुरुआत फिल्मों से की। फिल्मों में इंटरेस्ट ना होते हुए भी उन्होंने करियर का पहला काम कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव के साथ एज अप्रेंटाइज एडिटर चालू किया था और यही उनकी लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। यही से उन्हें फिल्म डायरेक्शन की ओर इंटरेस्ट आने लगा। लगभग 6 महीने एडिटर के साथ बिताकर उन्होंने चेन्नई के एवीएम रिकॉर्डिंग थिएटर में कुछ और दिनों तक काम किया। उसी दौरान उन्हें दिग्गज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्रांति कुमार जी के साथ भी एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला। उसके बाद राजामौली अपने पिता विजयेंद्र प्रसाद को स्टोरी राइटिंग में असिस्ट करने लगे। करीबन 6 साल उनके साथ काम करने के बाद वो खुद फिल्मों की स्टोरी लिखने लगे। लेकिन जब भी वो स्टोरी लेकर किसी भी डायरेक्टर के पास जाते थे तब उन्हें निराश होकर ही लौटना पड़ता था। इसी वजह से उस समय वो काफी फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगे थे। लेकिन इस राइटर में भरा पड़ा वो फ्रस्ट्रेशन उसे खुद ने लिखी फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए मोटिवेट कर रहा था। यही एक अहम कारण
उन्हें जिंदगी से मिल गया था कुछ बड़ा काम कर दिखाने के लिए। इसीलिए अब एक राइटर अपना खुद का विजन पूरी तरह से स्क्रीन पर उतारने के लिए तैयार हो रहा था। अपने विजन के साथ राजामौली चेन्नई से हैदराबाद चले गए। वहाँ उनके गुन्नम गंगाराजू नाम के रिश्तेदार रहते थे। गुन्नम गंगाराजू से मिलकर उन्होंने फिल्म मेकिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीखने की कोशिश की। उसके बेस पर उन्होंने 1.5 साल तक एक तेलुगु टीवी सीरियल के लिए एज ए डायरेक्टर काम किया। इस सीरियल को अपने विजन के अकॉर्डिंग परफेक्ट बनाने के लिए उन्हें डेली 17 घंटे काम करना पड़ता था। एस राजामौली सर ने इसे याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो उनके जीवन का सबसे ज्यादा कठिन समय था, क्योंकि उनके पास टीवी सीरियल बनाने का कोई इतना तजुर्बा नहीं था, लेकिन सिर्फ उस सीरियल के प्रोड्यूसर राघवेंद्र राव जी का अप्रूवल पाने के लिए वो किसी भी हद तक हार्डवर्क करने के लिए रेडी थे। द सिनेमैटिक जर्नी बिगिंस। 2001 स्टूडेंट नंबर 1। 1.5 साल तक बेहिसाब मेहनत राजामौली सर डेली सोप्स के लिए करते रहे। उस हार्डवर्क का असली फल उन्हें मिला साल 2001 में। उनके टीवी सीरियल के प्रोड्यूसर मिस्टर राघवेंद्र राव ने उन्हें एक फिल्म डायरेक्ट करने की ऑफर दी। उस फिल्म का टाइटल था स्टूडेंट नंबर 1, जिसके लीड रोल में कास्ट किया गया था जूनियर एनटीआर को। एक सुनहरा मौका राजामौली सर के जीवन में आ गया था। फिर भी इस फिल्म को डायरेक्ट करते समय राजामौली अफसोस महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कुछ समय के लिए उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करना चाहिए था, क्योंकि तब उन्हें ये तक पता नहीं था कि क्रेन कैमरास कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा काफी सारी फिल्म मेकिंग टेक्निक से राजामौली सर बिल्कुल वाकिफ नहीं थे, लेकिन वो तो फिल्म की ऑफर एक्सेप्ट कर चुके थे, इसीलिए उनके पास यू टर्न लेने का कोई चांस ही नहीं था। तब इस स्टूडेंट नंबर 1 फिल्म के लिए उन्होंने और भी ज्यादा मेहनत की। 27 सितंबर 2001 के दिन ये थिएटर्स में रिलीज हुई। राजामौली सर की मेहनत रंग लाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित हो गई। 1.85 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ रुपयों की कमाई की। ये राजामौली सर की ऑफिशियल डेब्यू मूवी थी और इसी मूवी ने उनका नसीब पूरी तरह पलट दिया था। इस मूवी से भी पहले जूनियर एनटीआर ने निन्नू चुड़ालानी नाम की एक मूवी की थी, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर जमकर पिट गई थी। इसीलिए इस मूवी पर जूनियर एनटीआर का भी फिल्मी करियर निर्भर था और रिलीज के बाद राजामौली सर के साथ जूनियर एनटीआर का करियर भी इसके सक्सेस से चमक उठा। एक इंटरव्यू में राजामौली सर ने बताया था कि स्टूडेंट नंबर 1 ये फिल्म करने के पहले वो एज ए डायरेक्टर बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे। I was not even prepared to become a director, sir. I mean, as a film director. वो और 2 से 3 साल टीवी सीरियल के लिए काम करना चाहते थे ताकि वो और पैसा कमा सके। I would make a couple of more serials, make some money. उन्हें पता था कि जब भी वो फिल्म मेकिंग में बिजी हो जाएंगे तब पैसा आना बंद हो जाएगा, क्योंकि फिल्म बनाना एक दिन का काम नहीं होता, उसे बनाने के लिए कई दिन लग जाते हैं। इसके बावजूद मूवी रिलीज होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा ये भी पता नहीं होता। इसीलिए वो सोच रहे थे कि पहले टीवी सीरियल बनाकर अपने नियर फ्यूचर के लिए थोड़े पैसे वो जोड़ कर रखे। वैसे देखा जाए तो राजामौली सर काफी रईस खानदान से बिलोंग करते थे। उनके पिताजी 360 एकड़ जमीन के मालिक थे। My fathers owned 360 acres of land. जब राजामौली 10-12 साल के थे तब उनके पिताजी ने वो सारी जमीन बेच दी थी और इसी वजह से वो सब कुछ गवा बैठे थे। By the time I was 10 or 11 years old, everything was sold out. They lost everything. उनके पिताजी को फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैर जमाना था, इसीलिए सब बेचकर वो चेन्नई चले आए थे। And we went to Chennai in search of finding our footing in the film industry. वहाँ जाकर उनकी फैमिली और उनके अंकल की फैमिली एक साथ रहती थी। टोटल मिलके 13 फैमिली मेंबर्स एक ही रूम में वहाँ एक साथ रहने लगे। And we were 13 members of our family living in one bedroom apartment in Chennai. तब हालात इतने बिगड़ गए थे कि वो मकान का किराया तक नहीं दे पा रहे थे। Every day we used to worry about how to pay the rent. लेकिन राजामौली सर बताते हैं कि वो तब भी बिल्कुल दुखी नहीं थे। पूरा परिवार एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए उन कठिन दिनों से गुजर रहा था। All of us sitting together and making fun of ourselves. 2003 सिम्हाद्री। साल 2003 में राजामौली सर की दूसरी मूवी आई थी जिसका टाइटल था सिम्हाद्री। यमराज एक फौलाद नाम से हिंदी ऑडियंस इसे जानती है। ये उनका जूनियर एनटीआर के साथ सेकंड कोलैबोरेशन था।
इस मूवी की स्टोरी राजामौली के पिता विजयेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। पहली बार फादर एंड सन एक साथ एज ए डायरेक्टर राइटर काम कर रहे थे। इस मूवी के स्टोरी राइटिंग में खुद राजामौली सर भी इन्वॉल्व थे। रिलीज होने के बाद ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर ही साबित हुई। 8.5 करोड़ बजट में बनी इस फिल्म ने 25.7 करोड़ का कलेक्शन उस टाइम किया था। 2004 साई। नितिन और जेनेलिया डिसूजा स्टारर ये साई मूवी शायद आपने देखी होगी। एज अ डायरेक्टर एस राजामौली सर के करियर की ये थर्ड मूवी है। सिम्हाद्री मूवी की ग्रैंड सक्सेस के बाद उन्हें कई सारे ऑफर सिम्हाद्री जैसी ही एक्शन मूवी डायरेक्ट करने के लिए आने लगे, लेकिन वो तुरंत सेम टाइप की एक्शन मूवी नहीं बनाना चाहते थे। उन्हें तेलुगु इंडस्ट्री में अलग अलग कंसेप्ट पर मूवीज बनानी थी जो पहले कभी नहीं बनी थी। इसीलिए उन्होंने ये साई मूवी बनाने का फैसला किया था। इस मूवी का कंसेप्ट रग्बी गेम पर आधारित है। इसकी स्टोरी भी उनके पिताजी ने ही लिखी थी। 5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 11 करोड़ की कमाई की थी। 3 ब्लॉकबस्टर्स विद प्रभास। छत्रपति। साल 2005 में एस राजामौली ने प्रभास के साथ एक फिल्म बनाई थी, छत्रपति। ये उनका प्रभास के साथ पहला कोलैबोरेशन था। इस फिल्म के राइटर भी उनके पिता विजयेंद्र प्रसाद ही थे। 12.5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 25 करोड़ का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर किया था। 2015 बाहुबली द बिगिनिंग। छत्रपति के बाद कई सालों तक प्रभास के साथ उन्होंने कोई फिल्म नहीं की, क्योंकि एस राजामौली सर की स्पेशलिटी ही यही है कि वो कैरेक्टर के हिसाब से ही किसी एक्टर को चुनते हैं, ना कि उसके स्टारडम के बेस पर। 2005 के बाद डायरेक्टली 2015 में इन दोनों का कोलैबोरेशन हमें स्क्रीन पर देखने को मिला। उस मूवी के टाइटल से पूरी दुनिया वाकिफ है, बाहुबली द बिगिनिंग। इस मूवी ने सिर्फ प्रभास का स्टारडम ही नहीं बल्कि पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ही बदल डाली। रीजनल सिनेमा जहां अंडररेटेड रह जाता था, अब उन फिल्मों को भी नेशन वाइड रिकॉग्निशन मिलने लगा। बाकी डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स भी लार्जर देन लाइफ फिल्में बनाने की सोच रखने लगे, राजामौली सर को कॉपी करने लगे। 180 करोड़ में बनी इस बाहुबली पार्ट 1 ने लगभग 600 से 650 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म को और भी स्पेशल बनाती है सिर्फ एस राजामौली सर की थॉट प्रोसेस। जो जानकारी मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसे जानकर इस आदमी का विजन आपको समझ आ जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाहुबली की स्टोरी पूरी तरह काल्पनिक है। इसे लिखा था उनके फादर विजयेंद्र प्रसाद ने। ये कहानी असल में उन्होंने महाभारता से इंस्पायर्ड होकर लिखी थी। उन्होंने अमर चित्रकथा इस कॉमिक से और चंदा मामा इस मैगजीन से भी कुछ रेफरेंसेस लिए थे। ये पहली ऐसी साउथ इंडियन मूवी थी जिसे इतने बड़े लेवल पर रिलीज किया गया था। राजामौली के इसी एक डिसीजन ने बॉलीवुड की बैंड बजा दी थी, क्योंकि इसी फिल्म के बाद उनकी रीमेक बनाने की दुकान ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। ये एक मेन कारण भी माना जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री के बर्बादी का। जब बाहुबली रिलीज हुई थी तब पब्लिक ने राजामौली सर के डायरेक्शन, मूवी की स्टोरी, विजुअल इफेक्ट्स, सिनेमेटोग्राफी, थीम्स, एक्शन सीक्वेंसेस, म्यूजिक और एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की जमकर तारीफ की। मूवी में दिखाए गए माहेश्वती साम्राज्य का सेट रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग के लिए बनाया गया था, जो आज भी पर्यटकों को दिखाने के लिए जैसे कि तैसा रखा गया है। इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के लिए 1 साल का समय लगा था और इसमें 15,000 स्टोरी बोर्ड स्केचेस बनवाए गए थे। ये वाकई बहुत ही ज्यादा होते हैं। इस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए 600 VFX आर्टिस्ट ने काम किया है और ये कोई छोटी टीम नहीं थी। इस मूवी की शूटिंग 380 दिन चली थी, वो भी ARRI LX XT कैमरा का इस्तेमाल करके। इस मूवी के लिए अलग टाइप के 10,000 वेपन्स तैयार किए गए थे। ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन है इस मूवी के बारे में। अगर वो डिस्कस करने लगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। लेकिन सोचो ना, क्या सोच है उस बंदे की। अब तो काफी सारे फिल्म मेकर्स उन्हें कॉपी करने लगे हैं, लेकिन क्या वो बाहुबली के लेवल को कभी मैच कर पाएंगे? इस बिहाइंड द सीन के क्लिप्स को देखिए, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि राजामौली ने कितनी मेहनत की थी इस मूवी को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी जब मूवी रिलीज हुई तब राजामौली सर जिंदगी में पहली बार डिप्रेशन में चले गए थे। इसके बारे में उन्होंने तब रिवील किया था जब उन्हें पूछा गया था कि आपके 22 साल के करियर में सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग मोमेंट कौन सा है। Depressing moment in your 22 years of career. Can you recall one? तब उन्होंने बताया था कि बाहुबली 1 रिलीज का पहला दिन
मूवी जब रिलीज हुई थी तब तेलुगु स्टेट से डिजास्टर टॉक आने लगे थे। It had a very bad talk and people started talking it's one of the biggest disasters of film industry. और प्रोड्यूसर्स ने इतना पैसा मेरे भरोसे लगाया है सोचकर राजा मौली डिप्रेस होने लगे थे। I mean, my producer spent so much of money on the film. If the film is a disaster as people are speaking, then... लेकिन कंटेंट ऑलवेज किंग होता है। दूसरे दिन से जो जादू हुआ और नतीजा तो बाकी आप सब जानते ही हो। पहली बार इंडियन सिनेमा में किसी ने इतनी बड़ी और लार्जर देन लाइफ मूवी बनाई थी। हालांकि उसके बाद भी अब तक कोई फिल्म उस लेवल की बन नहीं पाई है। बाहुबली 2 द कंक्लूजन 2017। बाहुबली का पहला पार्ट इस तरह से एंड किया गया था कि पूरा देश उसके सेकंड पार्ट का वेट कर रहा था। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस सवाल के जवाब को पब्लिक जानने के लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी। नतीजा ऐसा आया कि जैसे ही इस मूवी का दूसरा पार्ट बाहुबली द कंक्लूजन रिलीज हुआ, थिएटर में पहले दिन से ही हाउसफुल के बोर्ड लगने लगे। 250 करोड़ बजट में बनी ये फिल्म उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी। इसे 28 अप्रैल 2017 के दिन रिलीज करवाया गया था। तब कम टिकट रेट्स होने के बावजूद भी इस मूवी ने 1810 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था। इसीलिए ये अब तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज के लिस्ट में टॉप पर बैठी हुई है। इस मूवी ने सिर्फ 6 दिनों में 800 करोड़ प्लस कलेक्शन किया था और ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म बन गई थी जिसने 1000 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ 10 ही दिनों में किया था। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऐसी आंधी ले आई थी जिसने इंडियन सिनेमा के मौजूद सभी रिकॉर्ड्स चकनाचूर कर दिए थे। जब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर चल रही थी तब इसके 10 करोड़ टिकट्स बिके थे। ये वाकई में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस फिल्म के लिए राजा मौली सर ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। इस बिहाइंड द सीन वीडियो में हम देख सकते हैं कि कितने डिटेल में वो खुद एक्टर्स को सीन समझा रहे हैं। 2006 विक्रमार्कुडु एंड 2007 यमदोंगा। साल 2006 और 2007 में राजा मौली सर ने इंडस्ट्री को बैक टू बैक 2 मूवीज दी थी। रवि तेजा और अनुष्का शेट्टी स्टारर मूवी विक्रमार्कुडु हमें 2006 में देखने को मिली थी। इस मूवी की वजह से अनुष्का शेट्टी के करियर को एक टर्निंग पॉइंट मिल गया, क्योंकि ठीक उसके 1 साल पहले ही उन्होंने अपना डेब्यू किया था। दमदार स्टोरी एंड एग्जीक्यूशन की वजह से विक्रमार्कुडु को ऑडियंस की ओर से काफी प्यार मिला और ये उनकी बाकी फिल्मों की तरह ही सक्सेसफुल रही। इस मूवी को बनाने के लिए 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इसके बदले 18.9 करोड़ का कलेक्शन इसने बॉक्स ऑफिस पर किया था। इसके कई सारे रीमेक्स अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाए गए थे। आप तो जानते ही होंगे कि अक्षय कुमार की राउडी राठौड़ इसी की ऑफिशियल रीमेक है, जिससे डायरेक्ट किया था प्रभुदेवा ने। साल 2007 में तीसरी बार राजा मौली सर ने जूनियर एनटीआर के साथ कोलैबोरेट किया। यमदोंगा उस फिल्म का नाम था। उसका बजट लगभग 16 से 18 करोड़ था और इस मूवी ने 29.5 करोड़ का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर किया था। उस समय में ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस मूवी के सेट्स को बनाने के लिए बड़ी प्लानिंग की गई थी और इसकी मेकिंग प्रोसेस समझने के लिए हम इस मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन देख सकते हैं। – 2009 मगधीरा। बैक टू बैक 6 सक्सेसफुल मूवीज इंडस्ट्री को देने के बाद एस राजा मौली साल 2009 में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे। इस बार उन्होंने फिल्म का बजट काफी हद तक बढ़ा दिया था। रामचरण और काजल अग्रवाल स्टारर मूवी मगधीरा को स्क्रीन पर उतारना उस समय में इंडस्ट्री के लिए सच में एक अजूबे जैसा था। इस मूवी को बनाने के लिए मेकर्स ने 35 से 44 करोड़ का खर्चा तक उस टाइम पे किया था। ये पहली तेलुगु मूवी है जिसमें विजुअल इफेक्ट का इस्तेमाल इतने हाई लेवल पर किया जा रहा था। 31 जुलाई 2009 के दिन इसे रिलीज किया गया। तब इस मूवी ने सब रिकॉर्ड्स तोड़कर अपने नए रिकॉर्ड सेट किए थे। उस समय इस मूवी ने 129 करोड़ का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर किया था। इस मूवी की वजह से राजा मौली ने नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर तेलुगु ऐसे 2 अवार्ड जीते थे। नॉर्थ स्टेट्स में तो काफी सारे लोग इसे ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु में ही देख रहे थे, क्योंकि मूवी ऐसी बनाई थी राजा मौली सर ने जिसे लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं था, बल्कि टोटली इमोशंस पर बेस्ड थी मगधीरा, जिसे हर कोई आसानी से समझ पाता। इस मूवी का तमिल और मलयालम डब वर्जन भी काफी सक्सेसफुल रहा।
उसकी वजह से रामचरण का फैन बेस तमिलनाडु और केरला इन 2 स्टेट्स में काफी बढ़ गया। साल 2018 में इस मूवी का जापानीज डब वर्जन भी रिलीज किया गया और वो अब तक की जापानीज बॉक्स ऑफिस पर हाईएस्ट कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन चुकी है। बचपन से ही राजामौली सर लोगों को कहानियां सुनाते थे। ये जुनून उनके अंदर दूसरी कक्षा से ही भरा पड़ा था। सिर्फ 7 साल की एज में ही उनके दादी ने उन्हें रामायण, महाभारत और भगवत पुराण के बारे में ज्ञान दिया था। उसी उम्र में उनके पिताजी ने उन्हें अमर चित्रकथा कॉमिक्स के बारे में भी बताया था। वो अक्सर उन कहानियों को याद करते थे और उसी के साथ जो भी मूवीज देखते थे उनकी स्टोरी उनके फ्रेंड्स को और मिर्च मसाला लगाकर अपने शब्दों में सुनाया करते थे। इन सब चीजों ने बहुत ही गहरा इम्पैक्ट उनकी सोच पर कर दिया। इसी का फायदा आगे जाकर उन्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट करते समय भी हुआ। इसी वजह से आगे जाकर वो कई सारे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स डेवलप कर पाए। इस बिहाइंड द सीन के क्लिप को देखिए। खुद राजामौली स्टंट कैसे परफॉर्म करना है ये रामचरण को करके दिखा रहे हैं और बाकी क्लिप्स भी देखकर आपको अंदाजा आ जाएगा कि इस मूवी को 2009 में बनाना इतना आसान नहीं रहा होगा। 2010 मर्यादा रामन्ना। साल 2010 में राजामौली सर ने एक्शन कॉमेडी फिल्म मर्यादा रामन्ना डायरेक्ट की थी। सुनील और सलोनी स्टारर ये मूवी उस समय बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल साबित हुई थी। लगभग 12 से 14 करोड़ बजट में बनी इस फिल्म ने 28.5 करोड़ का कलेक्शन किया था। उन्होंने अपने कजिन SS कांची के साथ मिलकर इस मूवी की स्टोरी डेवलप की थी और इस मूवी का कंसेप्ट मगधीरा मूवी की शूटिंग करते समय ही उन्होंने सोच लिया था, क्योंकि मगधीरा को कंप्लीट करने के लिए उन्हें 1.5 साल लग गए थे। उसमें उन्हें फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, इसीलिए वो तुरंत मगधीरा जैसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते थे जो उन्हें फिजिकली और मेंटली थका दे। मर्यादा रामन्ना जैसी सिंपल मूवी उन्होंने उस साल की और उसे भी ऑडियंस की ओर से काफी प्यार मिला। इसके कई सारे रीमेक्स अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाए गए हैं। अजय देवगन की फेमस मूवी सन ऑफ सरदार इसी मूवी का रीमेक है। 2012 ईगा मक्खी। साल 1990 में राजामौली के पिताजी ने उन्हें कॉमेडी स्टोरी बताई थी। उन्होंने कहा था कि इस कहानी में एक मक्खी एक आदमी से बदला लेती है। हंसी मजाक में हुआ ये बातचीत तभी से राजामौली सर के दिमाग में घूम रहा था। राजामौली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई आइडिया मेरे दिमाग में स्टक हो जाता है तो उसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। One idea gets really stuck in my head that doesn't move away from me, that keeps on getting me back to the same idea again and again. मैं मैक्सिमम टाइम उसी पर ही विचार करता रहता हूँ। बार बार सोचने पर एक कंसेप्ट मेरे मन में क्लियर हो जाता है और फिर उसे स्क्रीन पर उतारना मेरे लिए आसान हो जाता है। Then I think, yes, this is the story that I have to make for the screen. So that's how it happens. इसीलिए वो शायद इस यूनिक टॉपिक पर मूवी बना पाए। रिलीज के बाद सभी ओर से राजामौली सर के डायरेक्शन की चर्चा हो रही थी और उनकी तारीफ की जा रही थी। 30 से 40 करोड़ रुपए खर्च करके बनाई गई इस फिल्म ने 125 से 130 करोड़ की कमाई की थी। उस समय की वो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई थी। इस मूवी का हिंदी डब वर्जन मक्खी खराब प्रमोशनल स्ट्रेटेजी की वजह से बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाया, लेकिन 8 करोड़ इतनी बड़ी रकम देकर इसके सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड ने खरीद लिए थे। ये उस समय की सबसे बड़ी कीमत थी जो किसी तेलुगु फिल्म के राइट्स के लिए दी जा रही थी। जितना इस मूवी का कंसेप्ट यूनिक था, उसे बनाना भी उतना ही मुश्किल था। इस मूवी के बिहाइंड द सीन में हम देख सकते हैं कि खुद राजामौली सर एक्टर्स को एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म करना है ये समझा रहे हैं। 2022 RRR। बाहुबली के सक्सेस के बाद 5 साल राजामौली सर की कोई फिल्म ऑडियंस को नहीं देखने को मिली। उसमें काफी टाइम तो कोविड में ही चला गया। इस भयानक महामारी के बाद SS राजामौली सर की RRR मूवी 2022 में ऑडियंस को देखने को मिली थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर डंका बजा दिया था। इस फिल्म में दिखाई गई जूनियर NTR और रामचरण की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था। इस मूवी की स्टोरी बाहुबली जितनी दमदार तो नहीं थी, लेकिन इसके VFX, एक्शन सीक्वेंसेस और कैरेक्टर डेवलपमेंट ने लोगों का दिल जीत लिया था। अजय देवगन और आलिया भट्ट के कैमियो ने इसे और भी स्पेशल बना दिया था। RRR मूवी को पब्लिक से इतना अच्छा रिस्पांस मिला था कि रिलीज के पहले दिन ही
223 करोड़ की कमाई करके इसने बाहुबली के कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे जो अब तक कोई तोड़ नहीं पाया था। इस फिल्म ने अपने होम मार्केट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 400 करोड़ का कलेक्शन किया था। ये उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनी थी। इस मूवी का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है 1200 करोड़। इसे बनाने के लिए मेकर्स ने 550 करोड़ का खर्चा किया था और रिलीज के टाइम ये सबसे महंगी फिल्म थी। इस मूवी की डिटेलिंग के लिए राजामौली सर ने बड़ी प्लानिंग और कड़ी मेहनत की थी। इसका अगर छोटा सा एग्जाम्पल आपको देखना है तो ट्रेन ब्लास्टिंग वाला ये BTS वीडियो देखिए जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। उसे देखकर आपको अंदाजा आ जाएगा कि इस मूवी को टॉप नॉच बनाकर स्क्रीन पर उतारने के लिए मेकर्स कितने पापड़ बेले थे। अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ SS राजामौली। हाईली सक्सेसफुल मूवी RRR के बाद राजामौली सर की अगली मूवी महेश बाबू के साथ आने वाली है। इस प्रोजेक्ट को फिलहाल SSMB29 वर्किंग टाइटल से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसे बाद में प्रोडक्शन के टाइम फाइनलाइज किया जाएगा। अब ये फिल्म प्री प्रोडक्शन में फंसी हुई है। डायरेक्टर राजामौली ने पूरा फोकस इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन में लगा दिया है। एक्टर महेश बाबू भी इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर परफेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं। यही वजह है कि इस फिल्म की शूटिंग को डिले हो रहा है। शायद इसी साल से इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो सकती है। SS राजामौली अबाउट हिज ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारता। राजामौली सर ने बार बार कहा है कि वो फ्यूचर में महाभारत पर फिल्म बनाना चाहते हैं और यही उनका सबसे बड़ा सपना है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये 4 पार्ट्स की मूवी सीरीज बन सकती है और इसे कंप्लीट करने के लिए कम से कम 6 से 10 सालों का समय लग सकता है। मई 2017 में उन्होंने कहा था कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में वो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट को वो सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं, ऐसा उन्हें हमेशा डर लगा रहता है। కొంచెం భయం కూడా ఉంది అన్ని నేను హ్యాండిల్ చేయగలనా అంత అంత టెక్నికల్ उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग स्टार्स की जरूरत होगी जो उन किरदारों को बखूबी निभा पाए। మనం ఆ క్యారెక్టర్లను డిజైన్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరు కరెక్ట్ గా ఉన్నారో చూసి వాళ్ళు పట్టుకొని అంటే మనకి తోవి మోల్డ్ చేసి తయారు చేసి చేయాలి। जुलाई 2022 में उन्होंने फिर से यही बात दोहराई थी कि महाभारता पर फिल्म बनाना उनका सबसे बड़ा सपना है, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में कदम रखने के लिए उन्हें बहुत टाइम लगेगा। इससे पहले वो और 3 या 4 फिल्में करना चाहते हैं। मई 2023 में उन्होंने कहा था कि महाभारता पर मूवी बनाने से पहले महाभारता से रिलेटेड जितना भी कंटेंट हमारे इंडिया में अवेलेबल है उसे पढ़ने समझने के लिए उन्हें कम से कम 1 साल का समय लगेगा। फिलहाल उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि 10 पार्ट की ये सीरीज हो सकती है। अब देखते हैं उनका ये सपना वो कब पूरा कर पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी राजामौली सर महाभारता पर फिल्म बनाएंगे तब पूरी दुनिया को महाभारत का महत्व समझ में आ जाएगा। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। राजामौली सर अब तक 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 4 स्टेट नंदी अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। साल 2016 में उन्हें इंडिया गवर्नमेंट ने पद्मश्री अवार्ड देकर सम्मानित किया था, क्योंकि राजामौली सर की डायरेक्शन ने इंडियन कला क्षेत्र को रचनात्मक रूप से बदल दिया था। उनकी कई सारी फिल्में कांस फिल्म फेस्टिवल, शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और सिडजस फिल्म फेस्टिवल ऐसे बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में स्क्रीनिंग की जा चुकी है। पर्सनल लाइफ ऑफ SS राजामौली। साल 2001 में यानी उनके करियर के शुरुआती दिनों में ही राजामौली सर की शादी हो गई थी। उनकी वाइफ का नाम है रमा और वो राजामौली के कजिन किरवाणी की सिस्टर इन लॉ है। शादी के बाद रमा जी ने राजामौली सर के साथ कई फिल्मों में एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया है। जैसे ही उनकी शादी हुई तो राजामौली सर ने कार्तिकेय को अडॉप्ट कर लिया था। कार्तिकेय रमा जी का बेटा है जो उन्हें उनके पहले शादी से हुआ था। इसी बात से पता चल जाता है कि कितना बड़ा दिल है इस इंसान का। राजामौली के कजिन MM किरवाणी ने राजामौली के सभी फिल्मों में एज अ म्यूजिक कंपोजर काम किया है। राजामौली सर प्रोड्यूसर के राघवेंद्र राव को खुद के गुरु मानते हैं। ये वही प्रोड्यूसर है जिन्होंने राजामौली सर को पहली मूवी स्टूडेंट नंबर 1 ऑफर की थी। ये हमारे चैनल की सबसे लंबी वीडियो होने वाली है, क्योंकि SS राजामौली सर के बारे में जितना लिखो उतना कम है। काफी मेहनत लगी है हमें इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में, इसीलिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए
आपका तहे दिल से शुक्रिया। Roll camera. Action.